Recording in progress. अच्छा जी, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 11 जो है, अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाते हैं फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, ये जरा एक दफा देख लेते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करते जाएंगे इसको, फिर इसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट दैट अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला is an unambiguous description of the way the atoms in a molecules are arranged, including यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जैसे अल्केन है या अल्कीन है, किसी भी होमोलोगस सीरीज के किसी भी कंपाउंड को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो मतलब फॉर्म है, इस तरह से जब आप कंपाउंड को लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेट से आपसे कहा जाए कि जी ईथेन है, तो ईथेन में दो कार्बन एटम्स होते हैं, तो CH3 ठीक है, और CH3 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब पूरी डिटेल आपको नहीं देना, बट ये है कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होगा। ड्रॉ एंड इंटरप्रेट द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल टू शो ऑल द एटम्स। अब ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चरल में और डिस्प्लेड फॉर्मूला में डिफरेंस क्या हो गया। डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या शो करेगा, इट शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यही CH3 है, इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ईच बॉन्ड एंड ईच एटम इज शोन इन द स्ट्रक्चर, तो देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्प्लेड फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्प्लेड फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्लियर हो कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक हो गया, तो ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए हम साथ साथ एक और फाइल भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ओ लेवल्स। अब इसमें सबसे पहले जो चीज आपने देखी, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेट से हमने कहा कि इथेन CH3 और जब आप सारे एटम्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही लेट सपोज इथेनॉल है, CH3 CH2OH और CH2CH2OH। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेड फॉर्मूला। ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स आर शोन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पर क्या आ जाते हैं, राइट एंड इंटरप्रेट। तो ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला। राइट एंड इंटरप्रेट जनरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स इन द सेम होमोलॉगस सीरीज लिमिटेड टू। ठीक है, अब किन किन के जनरल फॉर्मूला आपने ध्यान में रखने हैं, ये चार। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्कोहल्स CnH2n+1OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+1COOH। ठीक है, वेयर N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। तो अब देख लें, ये आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि ये चार होमोलॉगस सीरीज के जनरल फॉर्मूलाज जो हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं। बाकी आगे जैसे जैसे ये आते रहेंगे अल्केन्स अल्कीन्स, तो इसको डिटेल में भी देखते रहेंगे, बट जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ये देखते जाएं। डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एज कंपाउंड। अब देखिए ये डेफिनेशन आ गई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो यहीं से जहन में बिठा लें इसको। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है, दे आर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो दोज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग C4H10। अब ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो C4H10 ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसके दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको गिवन है। एक ये हो गया एंड द अदर वन इज दिस।
अच्छा जी, तो ये टाइप ऑफ फॉर्मूला कौन सा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा आप लोग। जी बेटा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होगा? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आपको C4H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने को कहा जा रहा है, C4H10। तो C4H10 ये क्या है? दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कि विच गिव्स ऑल द एटम्स एंड ऑल दी, नहीं सिंपली आप कह लें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब नाउ वी कैन ड्रॉ इट इन टू डिफरेंट फॉर्म। तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज CH3, CH2, CH2, CH3, स्ट्रेट चेन में ड्रॉ किया। एंड दी अदर वन इज कि यही चार कार्बन है, बट CH3, CH, CH3, CH। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी को ये स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम हो, बट एक चीज मतलब अभी फिलहाल जस्ट मैं सिलेबस के जो पॉइंट्स है ना उनके हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो आगे ये अल्केन्स का जब टॉपिक आएंगे तो उसमें ये ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको समझना है कि आइसोमर्स क्या होगा, ठीक है। आइसोमर्स क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हो गए? those compounds which have same molecular formula. So this is molecular formula C4H10, ठीक है। एंड दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड, ये और ये डिफरेंट कंपाउंड है, बट इनमें सेम मतलब सिमिलैरिटी क्या है? कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, 1 2 3 4। फोर कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, फोर कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई वी कैन से that these two structures are structural isomers, ठीक है जी। और डेफिनेशन आपने पढ़ ली है कि डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। एक और एग्जांपल आ गई, C4H8, ठीक है जी। इसके दो स्ट्रक्चर गिवन है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? चलिए ये बना के देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। C4H8, तो C4H10 ये अगर आप देखें किस जनरल फॉर्मूला को ओबे कर रहा है? यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 4। सी फोर की एन की वैल्यू क्या है? 4। एच, 4 2 8, 8 + 2 10, ठीक है जी। तो दिस इज फॉलोइंग अल्केन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, एन की वैल्यू 4, 2 4 8, 8 + 2 10। तो अगर आप देखें तो ये अल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो CnH2n+2। देन वी हैव C4H8। तो C4H8 क्या हो जाएगा? C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और स्ट्रक्चर्स क्या गिवन है? CH3, CH2, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंड द अदर स्ट्रक्चर इज
ठीक है जी, दूसरा स्ट्रक्चर क्या गिवन है? सेकंड स्ट्रक्चर इज CH3CH, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो इफ यू लुक एट दीज टू स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1 एंड 2 के दरमियान है। ठीक है जी। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। और ये दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और ये इस स्ट्रक्चर में 2 और 3, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर काउंट की जाए तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 H8 C4H8, दिस इज अगेन 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 C4H8 है। तो C4H8 भी दो स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, एंड दीज टू आर अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू आर अल्कीन, बिकॉज डबल बॉन्ड आ गया दैट मीन्स अल्कीन है। और यहाँ पे क्योंकि कार्बन नंबर 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, सो दिस इज ब्यूट 1 इन। एंड यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के बाद जो स्मॉल नंबर है आप वो उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बन नंबर 2 के बाद आ रहा है, सो दिस इज ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, एंड दीज टू आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप्स होती हैं इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, here double bond is between carbon number 1 and 2, and here double bond is between carbon number 2 and 3, so we can also call them positional isomers. Positional isomers, where the double position of double bond changes, so we also call it positional isomers, but आप सिंपल अगर structural isomers लिखेंगे तो भी करेक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आइसोमर्स की डेफिनेशन हो गई, दो एग्जांपल्स आ गई, वन फ्रॉम अल्केन एंड अनदर फ्रॉम अल्कीन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडेंटिफाई, नाउ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन नोट करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही डेफिनेशन आनी है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई अ फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम that determine the chemical properties of a homologous series। तो अगर पेपर में डेफिनेशन आती है फंक्शनल ग्रुप की, so this is the definition of functional group: an atom or group of atom that determines the chemical properties, how it will react. Chemical properties means how it will react, how it will react। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो गई? फंक्शनल group, an atom or group of atom that determines the chemical properties. So, for example, all those organic compounds which have OH group, they belong to alcohol homologous series. So, all those organic compounds which have OH group, they have similar chemical properties. They will react in similar manner. Why? Because they have this group of atom OH. Similarly, all those organic compounds which have carbon-carbon double bond, they will behave in similar manner. They will give similar chemical properties. Their chemical reactions will be identical.
Reason is that they have carbon-carbon double bond. So carbon-carbon double bond is the functional group for alkene, right? So functional group क्या हो गया? Functional group is an atom or group of atom that decides the chemical properties of a homologous series, how it will react. So now this is the definition of functional group. Next is describe the general characteristics of a homologous series. Now this is definition of homologous series. ठीक है, पेपर में 2 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी तो आपने इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख देने। अगर 3 मार्क्स की आएगी तो कोई भी 3 पॉइंट्स लिख देने। 4 मार्क्स की आएगी तो 4, बट मोस्टली ये 2 या 3 मार्क्स की आती है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है जी, डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज क्या है? Homologous series means group of organic compounds. Homologous series, that means we are talking about, क्योंकि आपने organic compounds को groups में divide कर दिया है. So what is homologous series? Group of organic compounds which have same functional group. Those organic compound which have same functional group. So all the alcohols would have same functional group, that is alcohol, that is OH. ठीक है, राइट? हम सपोज अल्कोहल की एग्जांपल ले रहे हैं, तो सेम फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस दे ऑल वुड हैव OH ग्रुप हैविंग द सेम जनरल फॉर्मूला। तो सारे अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? दिस वन, CnH2n plus 1 OH, CnH2n plus 1 OH, डिफरिंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट बाय अ CH2 यूनिट। ठीक है, हर दो मेंबर्स के दरमियान डिफरेंस किसका होगा? CH2 का। फॉर एग्जांपल, द स्मॉलेस्ट अल्कोहल इज CH3OH. This is the smallest alcohol. ठीक है जी, दिस इज द स्मॉलेस्ट अल्कोहल CH3OH। और इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फॉलोइंग द जनरल फॉर्मूला। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला? CnH2n plus 1 OH। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 1, कार्बन नंबर 1। so C1H2 into 1 plus 1 OH। so CH2 1 2 plus 1 3 OH, CH3OH। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें CH3OH, दिस इज CH3OH। अच्छा जी, नेक्स्ट मेंबर अगर हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? 1 2, अल्कोहल विद 2 कार्बन एटम्स, अल्कोहल विद 2 कार्बन एटम्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस वन इज सेम CH3, दिस इज सेम CH3, देन OH, दिस इज OH। तो एडिशन किस चीज की हुई है? एडिशन किस चीज की हुई है? दिस 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 ग्रुप इज एडेड, CH2 ग्रुप। तो हर नेक्स्ट मेंबर में CH2 ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट दे आर रेफरिंग इन दिस पॉइंट, दैट डिफरिंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट बाय अ CH2 यूनिट। ठीक हो गया। डिस्प्लेइंग अ ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग डेंसिटी। ठीक है, सारे अल्कोहल्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी, बट वी कैन से, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, लेट सपोज इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेनॉल इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस के इट इज इंक्रीजिंग, द बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग ट्रेंड, राइट? सो दिस इज व्हाट सेइंग कि डिस्प्लेइंग अ ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। शेयरिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे विल रिएक्ट इन सिमिलर मैनर। जैसे मीथेनॉल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, सेम वैसे ही इथेनॉल भी रिएक्ट करेगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, ऑल्दो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे, बट देख लें ये आपके पास सिलेबस में है, तो एक दफा अगर आप सिलेबस को पढ़ेंगे ना बेटा, तो ये बहुत काम आता है आपको। ठीक है, इसको हर चीज इसके अंदर मौजूद है। तो मतलब अब इसमें आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन आ गई, स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन आ गई, डिस्प्लेड फार्मूला की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, जनरल फार्मूलाज कौन कौन से आपको ध्यान में रखने हैं ये हमें क्लियर हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ठीक है, 2 एग्जांपल्स आपको पता लग गई, वन फ्रॉम अल्केन, वन फ्रॉम अल्कीन। देन फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन सेम एज इट इज आपने ध्यान में रखनी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट है state that a saturated compound, now there are defining saturated compound, has molecule in which all carbon carbon single bonds are single bonds। तो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल क्या है? कि वेयर नो मोर एडिशंस आर पॉसिबल, जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था
तो इफ ऑल द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो देन इट विल बी सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड है, कोई जगह नहीं है, कोई नया ग्रुप नहीं आ सकता, ठीक है। एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड? एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज मॉलिक्यूल इन विच वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर नॉट सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है जी। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नॉट सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स के डबल बॉन्ड हो गए। तो एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि, यानी स्पेसिफिकली डबल बॉन्ड नहीं कहा, सिंपल क्या कहा है, वन और मोर कार्बन कार्बन बॉन्ड आर नॉट सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इट कुड बी डबल बॉन्ड और इट कुड बी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बिकॉज इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। लाइकवाइज दिस इज एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बिकॉज इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, दिस विल मेक द मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये 11.1 हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा रिपीट तो अभी मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज क्या है वो आगे हर होमोलॉगस सीरीज में भी आते जाएंगे ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो सिंपल क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ये देखते जाओ, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे इनकी एग्जांपल्स हम होमोलॉगस सीरीज के अंदर देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर सिंपल मींस ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होगी। तो हम इंशाल्लाह सारे होमोलॉगस सीरीज की पहले नेमिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ अनब्रांच्ड, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकली क्लास में देखें हमने थोड़े डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स भी किए हैं, बट अभी मैं जस्ट सिंपल टू द पॉइंट बात करूंगा। जो चीज आपके सिलेबस में मेंशन है हम बिल्कुल उसके उससे ही चीजें डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड ही, ठीक है। तो क्या है, नेम एंड ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फॉर्मूलाज ऑफ अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अनब्रांच्ड अल्केन, alkenes including butanene, butuene, alcohol including propanol 1-ol, propanol 2-ol, butane 1-ol, butane 2-ol, and carboxylic acids. And the product of the reaction stated in section 11.1 to 11.7। अभी हम इसमें नहीं जा रहे, फिलहाल हम इनको डिस्कस करते हैं, पॉइंट ए टू डी, ठीक है जी। तो नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं अल्केन्स। अल्केन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है जी। ऑल द कार्बन्स आर सिंगली बॉन्डेड टू ईच अदर एंड द स्मॉलेस्ट अल्केन हैज ओनली वन कार्बन एटम, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट अल्केन जो है इसमें सिर्फ एक कार्बन होगा और इसके साथ चार हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, तो ये चार हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्म में CH4 and this is known as meth for one carbon, and ane because it belongs to alkane family, तो मीथेन। लाइकवाइज अगर दो कार्बन एटम है, ठीक है जी, टू कार्बन एटम्स, तो फॉर टू कार्बन एटम्स प्रीफिक्स क्या यूज होगा, CH3CH। अच्छा, इसमें ये ध्यान में रखें जिनको नहीं मालूम कि ये जो पहला पार्ट है मैथ, जो प्रीफिक्स है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर मैथ टर्म यूज हो रही है दैट मीन्स के वन कार्बन। तो ऐसे अगर दो कार्बन है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, एथ, इथेन, ethane, alkane with two carbon atoms. Then if we have three carbon atoms, ठीक है, अब हाइड्रोजन कनेक्ट कर लें इसके साथ, CH3, CH2, CH3, तो alkane with three carbon atoms is prop, prop is for three, ane, propane, and then four carbons, one, two, three, four, one, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, CH3, CH2, CH2, CH3, alkane with four carbon atoms, this is ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूट इज फॉर फोर कार्बन, तो ये ध्यान में रखें। पहले चार अल्केन्स हैं, मेथ फॉर वन, मेथ फॉर वन,
एथ फॉर 2, prop 3 एंड ब्यूट 4। ठीक है जी। तो किसी भी होमोलॉगस सीरीज में, ठीक है, किसी भी होमोलॉगस सीरीज में अगर आपको टर्म मैथ मिल रही है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर प्रीफिक्स क्या है मैथ, दैट मींस इट कंटेन्स वन कार्बन। इफ प्रीफिक्स इज एथ, दैट मींस इट टू कार्बन्स। इफ प्रीफिक्स इज prop, दैट मींस थ्री कार्बन्स। और अगर फोर है, ब्यूट है, दैट मींस के फोर कार्बन एटम्स। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं बाकी लिख देता हूँ यहाँ पे। सच इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर पांच कार्बन है, फाइव कार्बन, तो पेंट। जिनके पास नहीं है वो नोट कर लें। सिक्स कार्बन, हेक्स, हेक्सेन हो जाएगा। सेवन कार्बन, हेप्ट, हेप्टेन। अगर अल्केन है सात कार्बन वाला, तो हेप्टेन। एट कार्बन, ऑक, ऑक्टेन। नाइन कार्बन, नॉन, नॉनेन। एंड टेन कार्बन, डेक, डेकेन। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट 10 मेंबर्स के लिए प्रीफिक्सेस हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो होमोलॉगस सीरीज हम नेमिंग डिस्कस करते जा रहे हैं, ये आपने अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स के, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन था कि अनब्रांच, तो हम अनब्रांच की बात कर रहे हैं। अल्केन्स की नेमिंग हो गई। सेम इसी तरीके से आ जाते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n। and how to identify them, what's their functional group? Carbon carbon double bond, at least one carbon carbon double bond, at least one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है जी। सो द स्मॉलेस्ट अल्कीन कंटेन्स टू कार्बन एटम्स। सबसे जो छोटा अल्कीन है, दो कार्बन एटम होंगे। और क्योंकि दो बॉन्ड तो आपस में बना लिए, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने आएंगे? दो हाइड्रोजन। सो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। एंड बिकॉज टू कार्बन हैं तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? एथ। और क्योंकि अल्कीन फैमिली है तो नाम के आखिर में आ जाएगा ईन, इथीन। एन अल्कीन विथ टू कार्बन एटम्स। लाइकवाइज अगर थ्री कार्बन एटम्स हैं, वन, टू, थ्री, तो डबल बॉन्ड हमने इधर लगा दिया। ठीक है जी। इसके साथ दो हाइड्रोजन, वन एंड थ्री। सो दिस इज कॉल्ड, थ्री कार्बन एटम्स हैं तो प्रॉप, प्रॉप और ईन, प्रोपीन। अच्छा जी। उसके बाद अगर चार कार्बन आ जाते हैं, इफ वी हैव फोर कार्बन एटम्स, वन। जी बेटा, क्लास में हमने अनब्रांच की भी की थी, बट मैं अभी जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से चलता जा रहा हूँ। तो जो भी पॉइंट सिलेबस के, मतलब जो आपके सिलेबस में आएगा वो डिस्कस होता जाएगा। ठीक है। आगे आइसोमर्स की नेमिंग आएगी तो वो भी पढ़ लेंगे। बट अभी मैं जस्ट टू द पॉइंट, मतलब जो सिलेबस के पॉइंट है वो डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है। प्रोपीन में बेटा तीन कार्बन एटम है। ठीक है, तीन कार्बन एटम है ना। तीन कार्बन है, इसका मतलब प्रॉप। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा। हाँ भाई आतिश, क्लियर है अभी बात? अच्छा जी। अगर फोर कार्बन आइटम्स हैं, वन, टू, थ्री, फोर, और लेट्स से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, इसके साथ हाइड्रोजन दो आएंगे। चार आपने सब कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जी ये कार्बन है, ये दो बॉन्ड बना रहा है, वन, टू। इसका मतलब इसके बाद मजीद कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो। लाइक ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है? वन, टू, थ्री। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? एक ही हाइड्रोजन आएगा, फोर। ठीक है। सिमिलरली अगर इस कार्बन को देखा जाए, वन, टू, दो बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और इसके साथ तीन हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखेंगे फ्रॉम फोर कार्बन एटम्स, फोर कार्बन एटम में स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH जो भी हमने आइसोमर से पढ़ा था। इसमें दोनों में चार कार्बन एटम है। डिफरेंस क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। तो फ्रॉम फोर कार्बन एटम्स, इफ एन अल्कीन हैज फोर कार्बन एटम्स, देन वी हैव टू नंबर द चेन टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। If an alkene has four carbon atoms, four or more carbon atoms, four or more carbon atoms, then number the chain to decide the
पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, 3 तक जरूरत नहीं पड़ती, बट 4 से आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन। एंड नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड गेट्स द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फ्रॉम वेयर डबल बॉन्डेड कार्बन गेट्स स्मॉल नंबर। ठीक है, जहां से डबल बॉन्डेड कार्बन को स्मॉल नंबर मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। सो वी कैन से कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 है 1 2 3 4। सो दिस विल बी, जैसे आप देखें सिलेबस में मेंशन था कि अल्कीन्स में आपने इंक्लूडिंग ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, बिकॉज आपको यानी ये क्या चाह रहे हैं कि आपको पोजिशनिंग का आइडिया हो कि हाउ टू पोजिशन द डबल बॉन्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल 4 कार्बन है ब्यूट, और क्योंकि पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ब्यूट 1 इन। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर में अगर देखें तो इसमें कहीं से भी नंबरिंग हो सकती है, 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम नंबरिंग होगी, और यहाँ पे सेकंड कार्बन के बाद आ रहा है तो देन इट इज ब्यूट 2 इन। एंड बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दीज टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, ये एक एडिशनल चीज देख लिया हमने। चलें जी, तो ये अल्कीन्स की नेमिंग हो गई, प्रोपीन, इथीन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। अब आ जाते हैं अल्कोहल्स की नेमिंग। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, and functional group is OH group. Those organic compound which contain OH group, and the name of alcohols end with name of alcohol। बेटा ये मैं नोट्स शेयर कर दूंगा एंड में, ठीक है, आप सिर्फ समझते जाओ, लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी लिखना हो तो वैसे लिख ले, बाकी ये जो नोट्स जो इसमें मैं लिख रहा हूँ ये आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा आप अलग से जो भी लिख रहे हैं वो लिखें, बट ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, तो नेम ऑफ अल्कोहल्स एंड विद इन। ठीक है जी, नेम ऑफ अल्कोहल्स एंड्स विद इन, इन कह रहा हूँ सॉरी, अल ओल, विद ओल। Name of alcohols ends with ol. So let's suppose if we have an alcohol with 1 carbon atom, 1 2 3, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और एक OH ग्रुप आ जाएगा। तो क्योंकि एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो ये क्या हो जाएगा, मैथ, मीथेन, और आखिर का ई हटके इसकी जगह पे ओल आ जाएगा, मीथनोल। सो एन अल्कोहल विद 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम्स, 1 2। ठीक है जी, तो 2 कार्बन में भी OH की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि OH इस कार्बन पे है या इस कार्बन पे है, दोनों केसेस में कार्बन नंबर 1 ही होगा। तो हम सिंपल इसको क्या नाम दे सकते हैं, बिकॉज 2 कार्बन है तो इथेन, एंड द नेम एंड्स विद ओल, इथेनॉल। बट इफ वी हैव 3 कार्बन एटम्स, जैसे आप यहाँ देखें स्ट्रक्चर में, इंक्लूडिंग प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 2। तो फ्रॉम 3, जैसे अल्कीन्स में आपको 4 कार्बन से पोजीशनिंग करनी पड़ी थी, अल्कोहल्स में 3 कार्बन से ही पोजीशनिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3। सो लेट्स से आपने इस कार्बन पे OH ग्रुप लगा दिया। नहीं बेटा, अल्कोहल्स में डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर अल्कोहल्स में डबल बॉन्ड होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, ये अल्कोहल भी हो जाएगा और अल्कीन भी हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड होते हैं, मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं, बट नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, अगर आ जाए स्ट्रक्चर तो ध्यान में रखें, अगर 2 होमोलॉगस सीरीज है, 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए तो इथेनॉल बिल्कुल हो सकता है, बट उसमें फिर क्या होगा कि वो अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखें। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या है, आपके पास जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज ऑन कार्बन नंबर 1। वी कैन से जी दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। but let's say if OH group is on कार्बन नंबर 2। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, OH की पोजीशन चेंज हो गई।
ठीक है, इस टाइप के बेटा जो भी क्वेश्चन है ना सादे की, अभी हम जब पास पेपर करेंगे तो उसमें आएंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल में आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे जो कंपाउंड है वो फिर मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब इसमें आप देखें, इसमें OH की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे OH जो है इज नॉट ऑन कार्बन नंबर 1। तो अब इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो इन दिस स्ट्रक्चर OH is on carbon number 1, and in this structure OH is on carbon number 2. So again these two are structural isomer. This would be called propane क्योंकि तीन कार्बन है, propane 1 ol, and this will be propane 2 ol. सिमिलरली अगर हम चार कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे, 1 2 3 4, और इसमें मैं OH यहाँ लगा दूं, सो दिस इज ब्यूटेन 1 ol। नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। और अगर हम OH की पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है जी, OH की पोजीशन चेंज करते हैं, 1 2 3 4, इफ OH इज ऑन कार्बन नंबर 2, तो अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये नंबरिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4। तो लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3, OH कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। रूल क्या है? आपने स्मॉल नंबर देना है। तो 2 इज द प्रेफर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम करेंगे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। इस केस में नंबरिंग वुड बी फ्रॉम लेफ्ट साइड। So OH is on carbon number 2, and the name of the compound would be, this is butane 1 ol, and this is butane 2 ol। ठीक है, 1 ol एंड 2 ol। तो ये हमने अल्कोहल्स के भी चार स्ट्रक्चर देख लिए, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ol एंड प्रोपेन 2 ol, ब्यूटेन 1 ol, ब्यूटेन 2 ol। लास्ट में आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाउ टू नेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? अगेन दिस इज द फोर्थ होमोलॉगस सीरीज। तीन होमोलॉगस सीरीज की नेमिंग हमने देख ली। फोर्थ वन इज कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 COOH। ठीक है, बट हेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अगर आपको एक कार्बन वाला एसिड चाहिए तो आपको एन की वैल्यू जीरो रखनी होगी, बिकॉज ताकि ये कार्बन जीरो हो जाए और एक कार्बन आपको ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n COOH, and the functional group of carboxylic acid is, the functional group of carboxylic acid is C double bond O OH। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में COOH। कार्बन इज मेकिंग, कार्बन इज कनेक्टेड टू टू ऑक्सीजन एटम्स। दो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, एक के साथ थ्रू डबल बॉन्ड एंड दूसरे के साथ थ्रू सिंगल बॉन्ड। और जिसके साथ सिंगल बॉन्डेडली कनेक्टेड है उसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो COOH ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इनकी जो नेमिंग होगी वो किस तरीके से होगी? लेट्स से आपके पास स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो स्मॉलेस्ट कार जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें ये ग्रुप लाजमी मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O OH। अब अगर आप देखें ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3, तो सिर्फ एक बॉन्ड कम है। तो अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, so now this is the smallest carboxylic acid because it contain only one carbon। ठीक है जी, तो एक कार्बन है तो इसके लिए नेम क्या हो जाएगा? मीथेन। and the name of carboxylic acids ends with, name of carboxylic acids ends with oic acid। तो इसके नाम के आखिर में क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन एटम। सेम इसी तरीके से लेट्स से अगर आपके पास दो कार्बन है स्ट्रक्चर में, ठीक है जी, दो कार्बन है स्ट्रक्चर में, और
हम ये दूसरा कार्बन आ गया CH3। ठीक है, तो अब क्योंकि दो कार्बन एटम है, सो दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अगर तीन कार्बन एटम्स होंगे, 1 2 3, अच्छा ये ध्यान में रखें कि जो आपका एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है ये लास्ट, यानी ये टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं, दोनों तरफ के जो एंड्स होते हैं। तो ये जो COOH ग्रुप है वो या तो इस कार्बन पे आ सकता है या इस कार्बन पे, मींस इट विल ऑलवेज बी कार्बन नंबर 1। नंबरिंग हमेशा इससे ही स्टार्ट होगी। ठीक है, सो लेट्स से मैंने यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड O OH। इसमें आपको OH की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है। ठीक है जी, सो दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3। सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। तीन कार्बन है, देयरफॉर प्रोपेनोइक एसिड क्या कहलाएगा? प्रोपेनोइक एसिड कहलाएगा। ऐसे अगर चार कार्बन आ जाएंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है जी, ये हमने नेमिंग कर ली अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका रीजन कुछ नहीं है बेटा, बस सिंपल आपको याद रखना है, इसका रीजन कोई नहीं मांगेगा आपसे। ठीक है, रीजन के चक्कर में तो ओ लेवल से पढ़ते ही नहीं है, जो पॉइंट्स हैं बस वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब आ जाते हैं। आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप जो है वो हमेशा लास्ट कार्बन पे होगा। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए बहुत डिटेल में बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी, बट हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ना आपसे पूछा जाना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद दी प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन स्टेटेड इन 11.4 टू 1.11.7, तो ये हम आगे चल के देख लेंगे जब रिएक्शंस में आएंगे। फिलहाल आ जाए नेक्स्ट पे। कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, तो हमने चार तक की नेमिंग करी है। अच्छा जी, स्टेट द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट given the chemical name ending in ane, ene, ol or oic acid, or from a molecular, structural or displayed formula। बेटा रीजनिंग होती है बिल्कुल, जो आपके सिलेबस की रीजनिंग है वो आएंगी। अब मैं ऐसे यहाँ पे ये तो नहीं बता सकता कि किसके सवाल की रीजनिंग आएगी। ठीक है, वो हमने क्लासेस में डिस्कस किए हैं। तो ये ध्यान में रखें कि जो मतलब जो चीज़ आपके सिलेबस में है, ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, इसको देख लें। जो चीज़ यहाँ मेंशन है इसमें से ही क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेंशन है कि एक्सप्लेन, तो इसका मतलब उसकी रीजनिंग आ सकती है। अगर मेंशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या मेंशन है, स्टेट। स्टेट तो मतलब आपको सिंपल पता होना चाहिए, अब आगे एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है इसकी। स्टेट एंड एक्सप्लेन मतलब जो पॉइंट है आपने उसको एक्सप्लेन भी करना होगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। समझ आ गई बात? तो है बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हैं, बट इसकी कोई एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस मतलब ये जो कि जी क्यों लास्ट कार्बन पे लगना है क्या है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। आगे बात समझ में? अच्छा जी, तो स्टेट द टाइप ऑफ अ कंपाउंड प्रेजेंट गिवन द केमिकल नेम। अगर आपको नाम दे दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई नाम दे दिया जाए, लेट से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, तो अगर नाम गिवन है, अल्कीन गिवन है, कोई अल्कोहल गिवन है, ब्यूटेनॉल गिवन है, तो आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और डिस्प्लेड फॉर्मूला आपको नाम नाम देना आना चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आप स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द अनब्रांच्ड ईस्टर्स विच कैन बी मेड फ्रॉम अनब्रांच्ड अल्कोहल्स। ठीक है, देखें ईस्टर्स के ऊपर अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि जी ब्रांच ईस्टर्स, तो यहाँ क्लियरली क्या मेंशन है, अनब्रांच्ड ईस्टर्स। आपके सिलेबस में अनब्रांच्ड ईस्टर्स हैं विच कैन बी मेड फ्रॉम अनब्रांच्ड अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर्स जो हैं वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, ईच कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम, तो चार से ज्यादा कार्बन एटम नहीं आएंगे स्ट्रक्चर में। बट फिलहाल मैं भी ईस्टर का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अभी ये चीज ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ईस्टर्स की नेमिंग या स्ट्रक्चर जो भी है वो अनब्रांच्ड ईस्टर्स की है। ठीक है, और अप टू 4 कार्बन एटम्स। ठीक है जी, तो हमने नेमिंग के ऊपर बात की और जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप वगैरह हो गए, तो क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट आ जाते हैं अब ये 11.3 फ्यूल डिस्कस करने हैं हमने। नेम द फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स हैं।
आप कह लें जिनसे हाइड्रोकार्बन्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। पेट्रोलियम इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, एंड द अदर टू इज कोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, कोल एंड नेचुरल गैस ये भी बेसिकली फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है? इन फ्रैक्शंस के यूजेस के बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बेटा, आपने फ्रैक्शंस के जो ऑर्डर है वो ध्यान में रखना है, तो आगे भी आप पढ़ लेंगे, देखेंगे इसको। बॉइलिंग पॉइंट्स याद नहीं करने। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि सब ऊपर जो आपको ऊपर फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, वो भी आगे पॉइंट आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसको देखते जाएं पॉइंट बाय पॉइंट, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, नेम मीथेन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ये बेसिकली मतलब जहां से पेट्रोलियम निकलता है वहीं से नेचुरल गैस भी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही होती है। पहले नेचुरल गैस निकलती है, और नेचुरल गैस जो है ये अराउंड 94% मीथेन गैस। ठीक है, 94% मीथेन गैस है, बाकी 6% जो है वो अदर गैसेस है। तो नेचुरल गैस जो निकाली जा रही है उसमें 94% मीथेन गैस है। स्टेट दैट हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आ गई कि दीज आर कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये सबको क्लियर होगी डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है। स्टेट दैट, ये पेट्रोलियम की डेफिनेशन। पेट्रोलियम, व्हाट इज पेट्रोलियम? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा जी, उसके बाद फिर डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स यूजफुल फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है ये किस तरीके से होती है? एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, तो मैं एक डायग्राम जो है वो निकाल लेता हूँ, तो उसी से हम इसको डायरेक्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब पहली बात तो आप यहाँ पे देख लें कि जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम कह लें। ठीक है, इसको हीटर में लेके जाया जाता है, अराउंड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करते हैं। ठीक है, लेट से ये हीटर है, दिस इज हीटर। और यहाँ से क्रूड ऑयल जो है ये फिर एंटर होता है किसमें? ये एंटर होता है इस फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर। ये फ्रैक्शनेटिंग टावर है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग टावर है। अब इसमें जैसे जैसे ये मतलब ये हीटेड क्रूड ऑयल है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल इज हीटेड until crude oil is heated until it gasifies। ठीक है, और फिर ये गैसियस मिक्सचर जो है ये एंटर होता है यहाँ से, और ये फ्रैक्शनेटिंग टावर में आता है। फ्रैक्शनेटिंग टावर में दीज आर बबल कैप्स। ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं, बबल कैप्स होते हैं। और इनका काम क्या है कि ये हिंड्रेंस है, रुकावट है गैस के लिए, ताकि गैस जो है ये स्लोली ऊपर मूव करे। ठीक है, तो यहाँ से गैस जो है ये मूव करती है और ये ऊपर की तरफ राइज करती है, एंड एज इट मूव्स अपवर्ड द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स। ठीक है, गैस का जो टेम्परेचर है आपने यहाँ पे अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखा होता है, और जैसे जैसे यहाँ पे गैस ऊपर जाएगी इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो एज द गैसियस क्रूड ऑयल एज द gaseous crude oil rises above in the column, as the gaseous crude oil rises above in the column, its temperature falls। ठीक है जी। और फिर जिस फ्रैक्शन का कंडेंसेशन पॉइंट आता रहेगा वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में जो है वो आपको कलेक्ट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ही यहाँ से ये क्रूड ऑयल एंटर होता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो एंटर होगा, तो सिंपल क्या होगा कि आपके पास जो सबसे जो हैवियर फ्रैक्शन है दैट इज बाइटुमिन। ठीक है, बाइटुमिन इज द हैवीएस्ट फ्रैक्शन। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये बॉटम पे मिलेगा। ये रेसिड्यू है एक तरह से। ठीक है, ये यूज टू मेक रोड्स, रोड सरफेसिंग के अंदर काम आता है। ठीक है, तो ये बाइटुमिन जो है ये एट 340 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर को याद नहीं करना, सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो कहाँ पे आपको कलेक्ट हो रहा है। बेटा मैं क्वेश्चन समझा नहीं बेटा आपका, शरीफ। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाह रहे हो इसमें ना? ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे जो आपको फ्रैक्शन मिल रहा है,
ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ये कहाँ पे यूज हो रहा है? वैक्स के तौर पे यूज हो रहा है। देन फिर फ्यूल ऑयल है। ठीक है, अब ये सिंपल देख लें, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो फ्रैक्शंस जो हैं ये कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो फ्यूल ऑयल कहाँ यूज हो रहा है? दिस इज यूज एज अ फ्यूल फॉर शिप्स एंड फॉर होम हीटिंग सिस्टम्स। एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड डीजल ऑयल कलेक्ट हो रहा है। डीजल ऑयल और गैस ऑयल कहते हैं एक ही बात है, यूज्ड एज अ फ्यूल इन डीजल इंजन में यूज हो रहा है। कैरोसिन ऑयल एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर कम होता जा रहा है, एज वी आर राइजिंग अबव टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, आपने 400 डिग्री पे आपने इसको हीट किया था, और अब जैसे जैसे ये हम हाइट पे जा रहे हैं, एज वी आर मूविंग अप इन द कॉलम, एज वी आर मूविंग अप, और एज द क्रूड ऑयल इज मूविंग अप इन द कॉलम, टेम्परेचर इज फॉलिंग, टेम्परेचर कम होता जा रहा है और डिफरेंट फ्रैक्शंस आपको मिलते जा रहे हैं। तो एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड कैरोसिन ऑयल कहते हैं या पैराफिन ऑयल कहते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल इन जेट इंजन्स एंड ऑयल स्टोव्स। और ऊपर जाते हैं टेम्परेचर और कम हो जाता है, एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड नेफ्था, which is not the only fraction which is not used as fuel. The fraction which is not used as fuel। ठीक है जी। तो ये कहाँ पे यूज होता है? यूज टू मेक केमिकल्स, ये केमिकल फीड स्टॉक के तौर पे यूज होता है। ठीक है, और उसके ऊपर आए एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड वी गेट गैसोलीन और पेट्रोल। कार इंजन में जो फ्यूल यूज करते हैं, यूज्ड एज फ्यूल इन कार्स। और देन फिर आपके पास जो सबसे टॉप पे फ्रैक्शन कलेक्ट होता है, ठीक है, जो सबसे टॉप पे फ्रैक्शन कलेक्ट हो रहा है, which is basically collected in gaseous form, refinery gases। ठीक है, refinery gases they are collected at RTP, ये RTP पे कलेक्ट होते हैं और ये भी फ्यूल के तौर पे यूज हो रही होती है। तो द फ्रैक्शन वी गेट एट द टॉप ऑफ द कॉलम will be in gaseous phase, and the fraction we collected at the bottom of the column will almost be in मतलब आप ये कहने कि ये लिक्विफाइड कंडेंस्ड, मतलब बिल्कुल डेंसिटी इसकी काफी ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट सॉलिड होता है। ठीक है जी। और ये आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस है। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है? जी बेटा, फ्रैक्शंस कंडेंस होकर ऑब्टेन हो रहे होते हैं लिक्विड फॉर्म में। सिर्फ ये जो टॉप पे फ्रैक्शन है रिफाइनरी गैस, ये कंडेंस नहीं हो पाती, ये गैस की फॉर्म में। ये रिफाइनरी गैस मिक्सचर होता है किसका? मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का। ठीक है, ये मिक्सचर होता है। समझ आ गई बात आपको? और बिलाल, मेरे ख्याल में आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ जो है वो फ्रैक्शंस और उनके यूजेस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं, और इनका ऑर्डर ऑर्डर बहुत जरूरी है कि किस ऑर्डर में कलेक्ट हो रहे हैं, सबसे टॉप पे कौन सा फ्रैक्शन है, देन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं कौन कौन से फ्रैक्शंस आते जा रहे हैं। तो ये ऑर्डर जो है ये बहुत जरूरी है। तो इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है, सेपरेशन सेपरेशन अकर्स सेपरेशन अकर्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेपरेशन किस बेस पे हो रही है? बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हो रही है। अच्छा, एक मिनट, ये मैं क्वेश्चन देख लूँ आपका। नरेंद्र मोदी भी आए हैं। अच्छा जी, सवाल क्या है? Petroleum is a mixture of hydrocarbons which can be separated into fractions by fractional distillation, which row shows the fraction in order of decreasing boiling point। हाँ जी, ये तो देखें ना, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन है। ये आप देखें, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि जाहिर सी बात है जो सबसे टॉप पे आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये सबसे लाइटर फ्रैक्शन है। और जो सबसे लाइटर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा। तो और जो सबसे बॉटम पे आपको मिल रहा है, ये सबसे हैवी फ्रैक्शन है। ठीक है, ये सबसे हैवी फ्रैक्शन है पाइटो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो एज वी आर गोइंग डाउन, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, डाउन द, या आप कह लें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, हम सिंपल ये कह सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, from top to bottom in fractionating column, boiling point
इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? विस्कोसिटी इंक्रीजेस, मोर डेंस होते जाएंगे। आप विस्कोसिटी को सिंपल डेंसिटी के तौर पे ध्यान में रखें। ठीक है, डेंसिटी, तो दे गेट मोर डेंस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, विस्कोसिटी, देयर एबिलिटी टू फ्लो जो है वो कम होती जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल ट्रेंड्स हैं। ये तो ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, समझ आ गई ये बात। अच्छा जी, तो ये तो हमने देख लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम किस बेसिस पे हो रही है, बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लाइटर फ्रैक्शंस कलेक्टेड एट द टॉप, हैवियर फ्रैक्शंस कलेक्टेड एट द बॉटम। सिंपल ये ध्यान में रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइटर फ्रैक्शंस collected at top and heavier fractions at bottom। बेटा अभी मैं सवाल जो है ना वो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। पहले मुझे सिर्फ जो है ये क्लियर करना है, पहले टॉपिक कंप्लीट करने, उसके बाद फिर सवालों के लिए जो है ना वो अलग क्लास होगी। ठीक है, तो अभी अगर हम सवाल देखने बैठेंगे, हर बच्चा सवाल भेजेगा, तो वो तो फिर टॉपिक आगे हो नहीं पाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस नहीं, अभी सिर्फ टॉपिक्स क्लियर करते जाने। मैं इंडिविजुअली फिर बाद में आपके क्वेश्चन देख लूंगा, जो भी आप शेयर कर रहे हैं ना, वो फिर बाद में मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी अगर क्लास के दरमियान में मैं क्वेश्चन शेयर करने बैठूंगा, तो वो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? तो लाइटर फ्रैक्शंस कलेक्टेड एट टॉप एंड हैवियर फ्रैक्शंस जो हैं ये कहाँ पे कलेक्ट होंगे? एट बॉटम, ये बॉटम पे कलेक्ट होंगे। अच्छा जी, ये हो गई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कोई रिलेटेड आपके ध्यान में क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछिएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम चेंजेस फ्रॉम द बॉटम। तो देखें कौन सी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? डिक्रीजिंग चेन लेंथ, चेन लेंथ क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि सबसे ऊपर जो आपको मिल रहे हैं टॉप पे, आपको लाइटर फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, पेट्रोल जो है, पेट्रोल फॉर एग्जांपल C8H18 है, तो क्या हो रहा है? चेन लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से बात हो रही है? फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, चेन लेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो बॉटम पे जो आपको फ्रैक्शंस कलेक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, कार्बन की जो चेन है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, चेन लेंथ छोटी होती जा रही है, स्मॉलर होते जा रहे हैं। दैट्स वाई सबसे स्मॉलर ग्रुप जो है वो आपको टॉप पे मिल रहे हैं, रिफाइनरी गैसेस। तो चेन लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हायर वॉलेटिलिटी, दे गेट मोर वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटिलिटी क्या है? कि विच चेंजेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, गोज इनटू गैसियस फेज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो दे गेट मोर वॉलेटाइल, इजिली गैस फेज में जाते हैं। ठीक है, गोज इनटू, क्योंकि लाइटर हो गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो गैस फेज में जाना आसान हो जाता है, गैस फेज। लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉटम टू टॉप बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे, ये भी हमने डिस्कस किया। लोअर विस्कोसिटी, बेटा ये बॉटम टू टॉप बात हो रही है, टॉप टू बॉटम नहीं डिस्कस हो रहा। डाउन नहीं हो रही, मैं इसीलिए मैंने ये क्लियरली मेंशन किया है, बॉटम टू द टॉप, ये आप पढ़ लें। ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ बात हो रही है। ठीक है, तो वो जो मैंने पहले बात की थी वो टॉप टू बॉटम थी, ये बॉटम टू टॉप। डिक्रीजिंग चेन लेंथ मतलब कार्बन की चेन लेंथ जो है वो कम होती जा रही है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कार्बन की जो लेंथ है, जो कार्बन चेन है, वो छोटी होती जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेम द यूजेस, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और ये मतलब क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट ये है, बाकी तो आसान चीजें हैं। ये अक्सर मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं।
नेम द यूज ऑफ द फ्रैक्शंस एज, अब ये जस्ट फ्रैक्शंस के यूजेस हैं, याद रखने। रिफाइनरी गैस फ्रैक्शन यूज्ड इन हीटिंग एंड कुकिंग, गैसोलीन फ्यूल यूज्ड इन कार्स, नेफ्था एज केमिकल फीडस्टॉक, कैरोसिन और पैराफिन, फ्रैक्शन फॉर जेट फ्यूल, ऑयल फॉर जेट फ्यूल। जेट फ्यूल के तौर पे यूज होता है डीजल ऑयल या गैस ऑयल, कहते हैं एक ही बात है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। डीजल ऑयल का दूसरा नाम क्या है? गैस ऑयल। तो अगर पेपर में गैस ऑयल आ जाए तो आप ये नहीं सोचिएगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो गैस ऑयल, डीजल ऑयल एक ही बात है। फॉर फ्यूल यूज्ड इन डीजल इंजन। विस्कोसिटी बेटा एबिलिटी टू फ्लो है बेसिकली, ठीक है ना। तो हम करेंगे जितना लेस फ्लो करेगा वो उतना मोर विस्कस होगा। तो आप सिंपल डेंसिटी की टर्म्स में भी ध्यान में रख सकती हैं, जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा विस्कस होगा। थिक कह लें आप, विस्कोसिटी जो है वो थिकनेस है बेसिकली, आसान लफ्जों में। तो वैसे विस्कोसिटी की डेफिनेशन तो आपसे पूछी नहीं जानी, तो आप ये ध्यान रखें, विस्कोसिटी जो है ये थिकनेस है, जितना ज्यादा थिक लिक्विड होगा तो वो उतना ज्यादा विस्कस होगा, ठीक है। तो थिकनेस जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, बॉटम टू टॉप जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो थिकनेस कम होती जाएगी। क्लियर है? लेस थिक होते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद डीजल ऑयल गैस फ्रैक्शन ये यूज हो गया। फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन, फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन फॉर फ्यूल यूज्ड इन शिप्स एंड होम हीटिंग सिस्टम्स, वो डायग्राम में भी सारे यूजेस मेंशन थे। lubricating oil fraction for lubricant wax and polish, and bitumen fraction for making roads। तो ये यूजेस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, फ्यूल का टॉपिक भी डिस्कस हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आ जाते हैं हम अल्कीन्स, अल्केन सॉरी। हाँ जी, तो पहला पॉइंट क्या है? स्टेट state that the bonding in alkane is single covalent and that alkanes are saturated hydrocarbons। तो मेरा ख्याल है ये तो सबको क्लियर होगा, मतलब ये इतनी बार डिस्कस हो चुका है कि ये पॉइंट सबको क्लियर। अल्केन्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एंड दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मींस नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नो एडिशन रिएक्शंस आर पॉसिबल। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एज बीइंग जनरली अनरिएक्टिव। ठीक है, अल्केन्स क्या होते हैं? दे आर अनरिएक्टिव हैं, जनरली अनरिएक्टिव एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंबस्शन एंड सब्सटीट्यूशन बाय क्लोरीन। ठीक है, तो अल्केन्स जो है, अब हमने प्रॉपर अल्केन केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब क्या स्टार्ट हो रहा है? अल्केन्स की नेमिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ जी, समझ में आ रही है बेटा? मतलब कुछ फायदा हो रहा है क्लास का? चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? जो मेन मकसद था कि जिसको आप लोगों ने, जिनको भी रिवीजन की जरूरत थी, ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे, इसीलिए मैंने जो है वो मैंने, ठीक है ना, इसलिए मैं सिलेबस के हिसाब से पॉइंट्स डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बेटा विस्कोसिटी और वॉलेटिलिटी जो है ये मतलब जनरल टर्म्स हैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें अगर आपको इतनी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, विस्कोसिटी को अगर हम सिंपल डिफाइन करेंगे, एक, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा बेटा। अच्छा जी, तो ये विस्कोसिटी जो है, वैसे तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी नहीं है, ठीक है। आपने देख लिया सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कि विस्कोसिटी को डिफाइन करना है। विस्कोसिटी में जिस इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि आप इसको ज्यादा डिटेल में जो है वो इसमें जाके टेंशन में आए। विस्कोसिटी क्या है? थिकनेस है, ठीक है। और अगर प्रॉपर इसको डिफाइन करेंगे तो इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, लिक्विड फ्लो करता है ना, तो रेजिस्टेंस टू फ्लो है।
मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि कितना मुश्किल से फ्लो कर रहा है। समझे ये ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। तो आप दो लिक्विड जो है वो इसके ऊपर अगर गिराते हैं, ऊपर से नीचे पानी और शहद गिराते हैं, तो पानी जो है वो तेजी से नीचे आएगा। सपोज अगर आप पानी इसके ऊपर से गिराते हैं, तो आपको मालूम है पानी तेजी से नीचे आएगा। बट अगर इसकी जगह पे लेट से अगर हम शहद जो है वो ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो शहद जो है ये काफी स्लो जो है, लेट से अगर ये हनी है तो ये काफी स्लो जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो इसका मतलब पानी जो है ये क्या है, ये लेस विस्कस है। ये इजीली फ्लो कर, जितना इजीली फ्लो करेगा लिक्विड, जितना इजीली फ्लो करेगा वो उतना लेस विस्कस होगा। लिक्विड जितना मुश्किल से फ्लो करेगा, उसका फ्लो जितना कम होगा, हम कहेंगे मोर विस्कस है, मोर थिक है, ठीक है, डेंस है, गाढ़ा है, तो मोर थिक। आ रही है बात समझ में, विस्कोसिटी। तो जितना हैवी कंपाउंड होता है, जितना हैवियर कंपाउंड होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। आपको बॉटम पे हैवियर कंपाउंड्स मिल रहे थे, ठीक है, ये जो बॉटम पे आपको कंपाउंड मिल रहे हैं, बाइटोमिन हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ये हैवी कंपाउंड। जितना हैवी कंपाउंड होगा वो उतना ज्यादा थिक होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ऊपर जो फ्रैक्शंस मिल रहे हैं उनकी विस्कोसिटी कम होगी, वो इजीली फ्लो करेंगे। वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटाइल विच चेंजेस इट्स स्टेट एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर पे। जैसे पेट्रोल पड़े पड़े लिक्विड से गैस बन जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है। बेटा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का रीजन बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। उसका रीजन मॉलिक्यूलर मास है, बस, और कुछ भी रीजन नहीं है। सिंपल सा रीजन है, बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं आप। कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती हैं एमआर के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर। तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है, ये तो बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑर्गेनिक का पार्ट कह रहा हूँ, बॉन्डिंग का पार्ट है। समझ आई मेरी बात? अच्छा जी, तो वॉलेटाइल जो है, किसी और लिक्विड को बेटा वॉलेटाइल नेचर है। आप किसी चीज को वॉलेटाइल कैसे बनाओगे? ठीक है, वॉलेटाइल नेचर है किसी भी सब्सटेंस की। कोई भी सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे पड़े पड़े गैस, पानी जो है वो वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है। वो पानी रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहेगा, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। पेट्रोल वॉलेटाइल है, अगर आप उसको थोड़ी देर ओपन करके रखोगे तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल क्या है? विच चेंजेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब ये वॉलेट, कोई भी सब्सटेंस वॉलेटाइल क्यों होता है? ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना वॉलेटाइल होगा। समझ आ गई बात? हम वॉलेटाइल नहीं बनाते, वॉलेटिलिटी ये नेचर है सब्सटेंस की। जितना हैवियर होगा वो लेस वॉलेटाइल होगा, जितना लाइटर होगा वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये एग्जांपल्स हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस की, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाए अल्केन्स के रिएक्शंस हैं। अल्केन्स में हमने सिंपल जो आपके पास पॉइंट्स क्या हैं कि अल्केन्स एज बीइंग जनरली अनरिएक्टिव। तो व्हाई अल्केन्स आर जनरली अनरिएक्टिव? अल्केन्स दे आर अनरिएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। अल्केन्स अनरिएक्टिव है, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यानी कोई भी कंपाउंड जो है वो रिएक्शन में कब इन्वॉल्व होगा? जब बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। लेट्स से ये अल्केन है, ठीक है, ये अल्केन है। तो दे आर अनरिएक्टिव। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो दैट्स व्हाई दे आर अनरिएक्टिव। ये इतना आसानी से जो है वो रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो बस सिंपल आपने ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि वाई दे आर अनरिएक्टिव,
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, ये इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स व्हाई दे आर अनरिएक्टिव, बट स्टिल इनमें रिएक्शंस की एबिलिटी होती है कुछ रिएक्शंस की। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन। तो ये दो रिएक्शंस करते हैं, कंबशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज फ्यूल। कोई भी अल्केन हो, लेट्स सपोज मीथेन है, कंबशन रिएक्शन क्या है? व्हेन एन अल्केन रिएक्ट्स विद मीथेन है CH4 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कंबशन में फ्यूल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से एंड इट गिव्स ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बैलेंस करेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन चार हैं, तो 2 2 4 और चार ऑक्सीजन, तो दिस इज कंबशन। एंड द अदर रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद हैलोजेंस। तो इसमें क्या होता है, मीथेन है CH4 रिएक्ट्स विद हैलोजन, ठीक है, और ये इसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन होगी, हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, Cl विल रिप्लेस हाइड्रोजन, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड, इट बिकम्स CH3, और जो हाइड्रोजन गया उसकी जगह पे Cl आ जाएगा, प्लस जो H यहाँ से रिमूव हुआ है वो Cl के साथ मिलके HCl बना देगी। ठीक है जी। तो this type of chemical reaction is called substitution reaction. So alkanes, they can undergo two type of reactions: combustion reaction and substitution reaction, in which hydrogen is replaced by halogen. तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, state that in a substitution reaction one atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom। तो अभी हमने substitution reaction में डिस्कस किया कि जी लेट सपोज ये आपके पास अल्केन है मीथेन, ठीक है, और इसको आप रिएक्ट कर रहे हैं विद क्लोरीन। तो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाट वुड हैपन, वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो वन एटम, लेट्स से हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन, दिस क्लोरीन विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो दिस वुड बी सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डू वी गेट CH3, ये तीन हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, और इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आके कनेक्ट हो गया, क्लोरीन, प्लस ये H जाके कनेक्ट हो जाएगा इस Cl के साथ, तो वी गेट HCl। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। बेटा आगे अगर होंगे तो वो आ जाएंगे, आपके सिलेबस में सिर्फ हैलोजेंस के साथ ही है, तो आपने हैलोजेंस के साथ ही रिएक्ट करना है, ठीक है। डिस्क्राइब दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, describe the substitution reaction of alkanes with chlorine or with chlorine as a photochemical reaction। ठीक है, तो अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द रिएक्शन अकर्स इन सनलाइट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन सनलाइट। तो क्योंकि बेटा यहाँ पे हेलोजन के साथ ही है, तो हम हेलोजन के साथ ही पढ़ेंगे, और इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो जो यहाँ पे आते जा रहे हैं मीन्स के वो आपके सिलेबस में है, तो वही आपको पढ़ने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन विद क्लोरीन as a photochemical reaction with ultraviolet light providing the activation energy। तो photochemical reaction क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपको यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट लाइट रिक्वायर्ड है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, लेट से मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगी, यूवी लाइट से, विच कम्स फ्रॉम सनलाइट। बेसिकली ये सनलाइट है, फोटोकेमिकल रेडिएशन है, तो सनलाइट से यूवी रेडिएशन रिलीज हो रही है, मतलब सनलाइट का पार्ट है यूवी रेडिएशन, और ये रेडिएशन जो है इट हेल्प अस इन ब्रेकिंग दीज बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटता है और आगे रिएक्शन होता है। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स लिमिटेड टू मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिमूव नहीं करने, ठीक है। सपोज हम कहते हैं कि मीथेन की जगह पे हम इथेन की एग्जांपल ले लें, तो दिस इज इथेन अल्केन विद टू कार्बन एटम्स रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, मतलब अगेन आपने एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को, कोई सभी हाइड्रोजन निकाल दें, लेट्स से हमने ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इट वुड बिकम C2H5,
और जो हाइड्रोजन निकला है इसकी जगह पे Cl आके कनेक्ट हो जाएगा, प्लस वी गेट HCl। ठीक है, तो अगेन इसको पॉइंट को आप पढ़ लें। डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन with chlorine as a photochemical reaction because it is occurring in the presence of UV light। UV light का काम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि what is the purpose of UV light, it provides the activation energy। ये नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। provides the activation energy and draw the structural or displayed formula of the product। तो हमने formulas भी बना दिए, limited to mono substitution। ठीक है जी, ये पॉइंट्स हो गए। तो ये अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस हो गए। अब देखें लिमिटेड जो भी सिलेबस में पॉइंट है ना, मैं अभी क्लास में हमने नो डाउट कुछ एडिशनल चीजें पढ़ी हैं, वो सब कुछ है, बट अभी फिलहाल हम सिर्फ जो सिलेबस में पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वो डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अल्केन्स के रिएक्शन हो गए। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं अब अल्कीन्स पे। ठीक है, थोड़ा सा बेटा आप लोग वेट करिएगा। अच्छा जी, तो अल्केन्स हमने कंप्लीट कर लिए और अब नेक्स्ट हम आगे बात स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स। ठीक है जी, अल्कीन्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास। अल्कीन्स स्टेट दैट द बॉन्डिंग इन अल्कीन्स इंक्लूड अ डबल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। अल्कीन्स में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। एंड दैट अल्कीन्स आर unsaturated hydrocarbons। तो unsaturated hydrocarbons मीन्स के दे कंटेन कार्बन 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 डबल बॉन्ड। अल्कीन्स में क्या मौजूद है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर। अल्कीन्स की प्रिपरेशन आगे, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। Describe the manufacture of alkenes and hydrogen by the cracking of manufacture of alkenes and hydrogen by the cracking of larger alkane molecule using a higher temperature and catalyst। तो अब ये क्या है, दिस इज क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन्स। बट यहाँ पे जो क्रैकिंग का रिएक्शन है ये सिर्फ मतलब आप हमने डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग इज क्रैकिंग तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज क्रैकिंग, कन्वर्जन ऑफ, अगर हम सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से देखें तो कन्वर्जन ऑफ लार्जर अल्केन इनटू अल्कीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एंड वी नो कि इसमें स्मॉलर अल्केन्स भी बनते हैं। ठीक है, ऑल्सो स्मॉलर अल्केन्स कैन ऑल्सो फॉर्म, स्मॉलर अल्केन्स कैन ऑल्सो फॉर्म। ठीक है, तो क्रैकिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ लार्जर अल्केन्स इनटू अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ यूजिंग अ हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर तो अब एज सच मेंशन नहीं है कि आपने कैटलिस्ट का नाम यूज करना है, जस्ट सिंपल आपको पता होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्रैकिंग की कंडीशंस क्या है, अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ क्रैकिंग, हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कोई भी आपके पास लार्जर अल्केन है, लेट्स सपोज इफ वी हैव C5H12। ठीक है, तो जब आप इसकी क्रैकिंग करेंगे, क्रैकिंग के लिए भी यूज हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, तो क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर, इट विल ब्रेक इनटू अल्कीन। ठीक है, यहाँ पे जो आपको रिएक्शन गिवन है ये सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, तो वी गेट अल्कीन एंड हाइड्रोजन। तो सिंपल क्या होगा कि अल्केन विल ब्रेक इनटू अल्कीन C5H10 प्लस वी गेट H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पेंटेन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेंटीन एंड हाइड्रोजन गैस। So this is cracking, conversion of a larger alkane into alkene and hydrogen using high temperature and catalyst. So this is preparation of alkene. Next is describe the reasons of for the cracking of larger alkane molecule. So why we crack larger alkane molecule to obtain smaller alkanes? और रीजन क्या है, बिकॉज स्मॉलर अल्केन्स आर मोर यूजफुल एज कंपेयर टू लार्जर अल्केन्स। या आप सिंपल कह सकते हैं क्रैकिंग का मेन रीजन क्या है, क्रैकिंग के रीजंस क्या है, रीजंस फॉर क्रैकिंग, रीजंस फॉर क्रैकिंग। ठीक है, मेन रीजन क्या है, व्हाई वी डू क्रैकिंग, उसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज क्रैकिंग जो है इट गिव्स, इट कन्वर्ट्स लार्जर या आप कह लें कि लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स, लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स इनटू मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स। बिकॉज जो लार्जर अल्केन्स हैं ये इतने अच्छे फ्यूल नहीं होते, स्मॉलर अल्केन्स आर बेटर फ्यूल। सो कन्वर्जन ऑफ लार्जर अल्केन्स इनटू स्मॉलर अल्केन्स एज स्मॉलर अल्केन्स आर better fuel, more useful hydrocarbons which are smaller hydrocarbons, they are better fuel। ठीक है, in addition we, why we do cracking, to prepare to form alkenes which can be used to form polymer। इनका काम क्या है, ये polymers बनाते हैं, alcohols बनाते हैं, used to make hydrogen which is used in fuel cells, Haber process। तो ये रीजंस हो गए क्रैकिंग के कि क्यों कर रहे हैं आप क्रैकिंग। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, describe the test describe the test to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon by their reaction with aqueous bromine। next क्या है, state that describe the test to distinguish between and unsaturated saturated hydrocarbons by their reaction with aqueous bromine। so this is addition reaction। ठीक है, और ये पहले हम इसको ये पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, फिर वहीं से आपका ये टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। स्टेट दैट इन एन एडिशन रिएक्शन ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स है, एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स इन टर्म्स ऑफ एडिशन रिएक्शन विद bromine or aqueous bromine, hydrogen in the presence of a nickel catalyst, and steam in the presence of an acid catalyst, and draw the structural or displayed formula of the products। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 6 से लेके, सॉरी 4 से लेके 6 तक, ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर रेफरिंग टू एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो हम डायरेक्ट ये एडिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो अल्कीन्स जो है इनकी जो मेजर केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस क्या है कि जिसमें आपके पास कोई भी अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
ठीक है, एडिशन मीन्स कि हमने कार्बन पे एडिशन करनी है। ठीक है, जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दी है कि व्हेन वी रिएक्टेड विद लेट्स से एक्स वाई कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है ये पार्शियली ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड विल पार्शियली ब्रेक, डबल बॉन्ड, ये सिंपल आप कह लें डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एंड वी ओनली लेफ्ट विद वन बॉन्ड बिटवीन बोथ कार्बन एटम्स, और दो हाइड्रोजन इसके साथ, दो हाइड्रोजन, तो अब मतलब दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम पड़ गया, तो बोथ विल गेट अट्रैक्टेड टू और दे फॉर्म वन न्यू बॉन्ड। ठीक है, तो लेट्स से ये एक्स के साथ ज्वाइन हो गया और ये वाई के साथ, तो दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन, कि आपने एक्स और वाई ऐड कर दिए ऑन टू बोथ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे पहली एग्जांपल क्या है, एडिशन ऑफ, हम पहले ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटलिस्ट। तो क्या ऐड करने जा रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो कंडीशन क्या है, इन व्हाट कंडीशंस विल ऐड हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट, ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब कोई भी अल्कीन आपने ले लिया, लेट्स से इफ वी टेक इथीन, इथीन एंड रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और इसमें टेम्परेचर जो है वो अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, बट सिलेबस से क्या मेंशन है कि मेन कंडीशन कैटलिस्ट है, एटलीस्ट आपको कैटलिस्ट ध्यान में रखना है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा, बट मेन कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन इज निकल एज अ कैटलिस्ट, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है जी, दे लेफ्ट विद सिंगल बॉन्ड बिटवीन बोथ कार्बन एटम्स, एंड देन ये जो H2 है ये ब्रेक होगा इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये पहली एडिशन रिएक्शन हो गया, इसमें कंडीशन याद रखें, हाई टेम्परेचर एंड निकल एज अ कैटलिस्ट। सेकेंड है एडिशन ऑफ ब्रोमीन और एक्वस ब्रोमीन। ठीक है, मतलब ब्रोमीन डिजॉल्व इन वाटर और सिंपल ब्रोमीन, तो आप इसको एडिशन ऑफ हैलोजन भी कह सकते हैं, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था, बट फिलहाल हम डायरेक्ट इसको एडिशन ऑफ ब्रोमीन, और इट कुड बी एक्वस ब्रोमीन डिजॉल्व इन वाटर। जी बेटा, इट बिकम्स इथेन, ये इथीन था, तो वी कन्वर्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका बेनिफिट क्या है कि वी कन्वर्ट इट इनटू अल्केन, अल्कीन कन्वर्ट इनटू अल्कीन कन्वर्ट इनटू अल्केन। ठीक है, ऐसे एडिशन ऑफ हेलोजन है, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ मार्जरीन की एग्जांपल है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये सारी चीजें क्लासरूम में डिस्कस हुई हुई हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मार्जरीन। अच्छा, एडिशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ मार्जरीन। ठीक है, और कल आपकी मेटल्स वाली क्लास में होनी है, पहले हमने वो मेटल्स कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद मैं ये करूंगा। ठीक है, कल पहले जो क्लास होगी वो मेटल्स वाली होगी, पहले वो कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम इसे करेंगे। अच्छा, दूसरा आ गया एडिशन ऑफ हेलोजन, और ये आरटीपी पे होता है, दिस रिएक्शन अकर्स एट आरटीपी। ठीक है, तो जिनको नींद आ रही है, थक गए हैं, तो भले आप लोग कल देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, अगर अभी नींद आ रही है तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, जो एक्टिव है वो बैठ के समझ लें इसको, बाकी लोग कल रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो एडिशन ऑफ हेलोजन है, लेट से अल्कीन रिएक्ट्स विद हेलोजन ब्रोमीन, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और इस रिएक्शन की जो सिग्निफिकेंस है ना, दिस कुड बी ब्रोमीन और दिस कुड बी एक्वस ब्रोमीन,
इस रिएक्शन की जो सिग्निफिकेंस है कि जो ब्रोमीन है दिस इज ये रेडिश ब्राउन लिक्विड है, ठीक है। एंड वंस वी एड इट इनटू अल्कीन, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स कलरलेस होते हैं। और ये जो कंपाउंड बनेगा, अच्छा इसका नाम भी ध्यान में रखें, ठीक है। दिस इज 1 2, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन है, तो वील कॉल इट 1 2 डाइब्रोमो इथेन। ये क्या कहलाएगा, दिस इज 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, 1 2 डाइब्रोमो इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इथेन कहलाएगा, 1 2 डाइब्रोमो इथेन। और ये भी कलरलेस होता है, दिस इज ऑल्सो कलरलेस। तो इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है कि दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई अल्कीन्स, ठीक है। तो वंस वी ऐड ब्रोमीन, once we add bromine into alkene, it decolorize, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट अल्कीन्स, अल्कीन्स को टेस्ट कर सकते हैं आप इसके थ्रू। जी बेटा, दोनों को आपने नंबरिंग करनी है, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, ऑब्वियसली इससे नहीं बनेगा, बट देर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस जिसमें दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज 1 1। तब अगर आप मुझे बोलेंगे ना डायब्रोमो इथेन, तो डायब्रोमो इथेन मतलब मुझे ये कंफ्यूजन रहेगी कि दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर हैं या डिफरेंट कार्बन के ऊपर है, इसलिए नंबरिंग जो है वो जरूरी है, नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। हाँ, कलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब जो लिक्विड ब्रोमीन है ये थोड़ा डार्क होगा, और जो डिजॉल्व इन वाटर है ये थोड़ा सा लाइटर होता है। तो आप येलोइश ब्राउन भी लिख सकते हैं, येलो लिख सकते हैं, वो भी काफी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, तो दिस इज टेस्ट फॉर अल्कीन। यहाँ पे देख लें, ये मेंशन भी है, डिस्क्राइब दी टेस्ट। ये जो पॉइंट था, टेस्ट टू distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons by their reaction with aqueous bromine, because saturated जो है ये आरटीपी पे रिएक्शन नहीं करेंगे, यूवी लाइट रिक्वायर्ड होगी, और अनसैचुरेटेड जो है ये डीकलराइज कर देते हैं। तो वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय दिस रिएक्शन, ठीक है। ब्रोमीन और एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो गया। थर्ड है स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, तो अल्कीन्स कैन रिएक्ट विद स्टीम। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ, कंडीशन क्या है, एसिड कैटलिस्ट। कंडीशन इज एसिड catalyst. Now this could be H2SO4 concentrated और H3PO4 concentrated, प्लस इसको हीट भी करते हैं साथ में, ठीक है। और तो यहाँ पे सिर्फ कैटलिस्ट मेंशन है, बट हीटिंग भी जो है वो कंडीशन होगी। और रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन सिंपल है, जैसे आपने कहा कि जी ये अल्कीन है, इथीन, एंड वी ऐड स्टीम H2O गैस, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हीट करेंगे। वाटर ब्रेक होता है किसमें, H में और OH में, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और एक कार्बन पे H आ जाएगा, एक पे OH, कहीं पे भी H लगा दें, कहीं पे भी OH लगा दें, आपकी मर्जी है। HOH, दिस बिकम्स इथेनॉल, दो कार्बन वाला अल्कोहल बन गया इथेनॉल। So through this reaction, by adding steam into alkene, we convert alkene into alcohol. So this reaction is used to prepare alcohol from alkene. अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए अल्कीन में क्या ऐड करते हैं, स्टीम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तीन एडिशन रिएक्शंस हो गए। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो भी हमने देख लिया। तो ये हमारा अल्कीन्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, देन फिर लास्ट में पॉलीमर्स हैं। तो चलें, ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं।